नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल में स्वागत है। उम्मीद है आप सभी लोग बेहतर ढंग से पढ़ रहे होंगे और आप सभी लोग बस इतना ध्यान में रखिएगा कि पढ़ाई आप इतना अच्छे ढंग से करिए। ये तो आप समझ सकते हैं, लॉकडाउन के टाइम पे घर में रहना है और सभी लोगों को रहना है और इसका पालन भी करना है, क्योंकि हमारी गवर्नमेंट या हमारा जीवन केवल तो केवल इस वजह से बच सकता है कि अगर हम लॉकडाउन का पालन करें। मैं बस इतना बोलूँगा कि इस दुनिया में हर एक चीज़ें जो है बहुत कठिनाई से मिलती है, लेकिन अगर कोई बंदा, कोई स्टूडेंट, कोई भी आदमी मेहनत करके पढ़ाई करता है तो इस दुनिया में पढ़ाई से आसान कोई चीज़ नहीं होती। वो इसलिए मैं कह रहा हूँ क्योंकि पढ़ाई करने के लिए आपको घर में केवल बैठना है, बुक के साथ बैठना है, बुक को लेके अच्छे से पढ़ना है। यहाँ केवल आपको मेंटली थोड़ा सा मेहनत करना होता है। इसलिए आप इतनी याद रखिएगा कि आप एक एक करके सारे टॉपिक, सारी चीज़ों को आप पढ़ते जाइए। जैसे कि आप सभी लोगों को पता होना चाहिए हम ऑनलाइन क्लासेस दे रहे हैं, आप सभी लोगों को प्रोवाइड करा रहे हैं। वो इस वजह से करा रहे हैं कि हमारे बच्चों का किसी भी तरह से कोई नुकसान ना हो। आप केमिस्ट्री के हर एक टॉपिक को बड़े अच्छे से समझें, ताकि अगर कोई आपसे पूछता भी है तो बहुत शौक से, गर्व से आप उनको समझाएं कि इस टॉपिक का आंसर ऐसा होगा, ये ऐसा। बिल्कुल उसी तरीके से हम अपने वीडियो को कंटिन्यू करते हैं और आज के इस वीडियो में जो आज मैं बताने चल रहा हूँ बड़ा ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है और आप सभी लोगों को मैं इतना बोल रहा हूँ, ये दावा करता हूँ कि अच्छे से ये टॉपिक क्या होगा आपको समझ में आएगा। ये इतना इंटरेस्टिंग टॉपिक है कि अगर हम सभी लोग इस टॉपिक का नाम देखें तो इसे हम सभी लोग कहते हैं कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। क्या नाम दिया जाता है? कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज ऑफ सॉल्यूशन। ध्यान दीजिएगा, चैप्टर का नाम तो आपका सॉल्यूशन है, जिसमें से आज का जो टॉपिक आपके पास है वो कौन सा है? कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज। सबसे पहले मैं इस प्रॉपर्टी की डेफिनेशन बता देता हूं। क्या है? प्रॉपर्टीज ऑफ सॉल्यूशन which depends upon number of molecules, या हम नंबर ऑफ मोल है। यानी सॉल्यूशन की एक ऐसी प्रॉपर्टी जो मॉलिक्यूल्स के नंबर पर डिपेंड करती है, हम ऐसी प्रॉपर्टी को क्या कहते हैं? कोलिगेटिव प्रॉपर्टी कहते हैं। आप सभी लोगों को मैं एक बात बता रहा हूं, कोलिगेटिव प्रॉपर्टी जो होती है इसे डेमोक्रेटिक प्रॉपर्टी भी कहते हैं। तो इट इज ऑल्सो नोन एज डेमोक्रेटिक प्रॉपर्टीज। इसे हम डेमोक्रेटिक प्रॉपर्टी इसलिए कहते हैं क्योंकि जैसे हमको पता है कि हमारा जो भारत देश है ये डेमोक्रेसी वाला देश है। डेमोक्रेसी का मतलब क्या होता है कि यहाँ पर कोई भी कैंडिडेट अगर इलेक्शन में जैसे खड़ा होता है तो मैं आपसे पूछना चाहता हूँ उसका जीतना या हारना किस बात पर डिपेंड करता है? तो आप सिंपल सी बात है, आप बोलेंगे वोट नंबर पर डिपेंड करता है। बिल्कुल उसी तरह से आप बोल सकते हैं कि किसी भी इलेक्शन का अगर वो डेमोक्रेसी के अंदर आ रहा है, या अगर प्रधानमंत्री का भी चुनाव होता है या मुख्यमंत्री का भी चुनाव होता है, तो वही प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री बनता है जिसको पब्लिक ज्यादा वोट देती है। मतलब जीतना और हारना वो वोट के नंबर पर डिपेंड करता है। बिल्कुल उसी तरह से सॉल्यूशन की एक ऐसी प्रॉपर्टी जो मॉलिक्यूल के नंबर पर डिपेंड करे, हम ऐसी प्रॉपर्टी को थोड़ा क्या कहते हैं? कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। ये डेमोक्रेटिक प्रॉपर्टी से क्या होता है? मिलता जुलता है। सो इट इज ऑल्सो नोन एज डेमोक्रेटिव प्रॉपर्टी। आई बात समझ में? मैं आपको इसका एक एग्जांपल देके समझा रहा हूं, थोड़ा सा आप समझने की कोशिश। सॉल्यूशन की कई ऐसी प्रॉपर्टी होती हैं जो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी के अंदर आती हैं।
अब हम आपको वो बताने वाले हैं ऐसे हमारे पास कौन कौन सी प्रॉपर्टी है, जिसमें से एक प्रॉपर्टी आपके पास है जिसे हम RLVP कहते हैं, जिसे आप रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर कहते हैं। ये आप सभी लोग अच्छे से पढ़ चुके हैं, इसके प्रीवियस वीडियो में मैंने इसको अच्छे से एक्सप्लेन किया है, आप अच्छे से समझिए। दूसरी बात क्या होती है, ध्यान दीजिएगा, आप सभी लोग जो आप जाके पढ़ेंगे, एक है एलिवेशन, एक आपके पास है एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। तीसरा एक क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी है जिसे हम सभी लोग यहां नाम देंगे डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। क्या नाम दिया जाएगा, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। और चौथा जो है ये तो बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये लाइफ से रिलेटेड है, जिसका नाम है ऑस्मोटिक प्रेशर, सिंपली आप ओपी बोल सकते हैं। ठीक है, तो आप इतना याद रखिएगा, ये आपके पास चार ऐसी प्रॉपर्टी है जिसमें हम सभी लोग इस प्रॉपर्टी को पहले ही पढ़ चुके हैं। हमारे पास अभी कितनी प्रॉपर्टी बची हुई है, 3 प्रॉपर्टी बची हुई है। तो और एक सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट हम आपको बताने चल रहे हैं, जो अब बता रहा हूं कि जो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी होती है, याद रखिएगा, मैं इसको स्टार करके शो कर रहा हूं, जितनी भी कोलिगेटिव प्रॉपर्टी हो, याद रखिएगा, जितनी भी कोलिगेटिव प्रॉपर्टी होगी, शॉर्ट में मैं सीपी लिख रहा हूं, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी मोलरिटी ऑफ सॉल्यूशन। ये सबसे इंपॉर्टेंट है। अगर आप इसको राउल्ट्स लॉ बोलना चाहें तो बोल सकते हैं, हम इसे भी राउल्ट्स लॉ कह सकते हैं, हम इसे भी राउल्ट्स लॉ कह सकते हैं कि कोलिगेटिव प्रॉपर्टी ऑफ सॉल्यूशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल मोलरिटी ऑफ सॉल्यूशन। एक पॉइंट और मैं आपको नोट कराना चाहता हूं, क्योंकि ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसे भी हम बहुत ट्रिपल स्टार दे रहे हैं, कि जो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी होती है ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है मोलर मास। किसके इनवर्सली होती है, मोलर मास। तो इस तरह से आप ध्यान में रखेंगे, ये चार आपके पास प्रॉपर्टी, और ये तो आपके पास जो हमने 2 पॉइंट लिखा है ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आप इसे अच्छे से समझे रहिएगा। अब आप सभी लोगों को हम कोलिगेटिव प्रॉपर्टी के बारे में एक और ऐसी बात बता रहे हैं जिससे आपको लगेगा ये बड़ा ही आसान हो जाएगा। इन चारों कोलिगेटिव प्रॉपर्टी में आपको किसी एक प्रॉपर्टी के बारे में अगर कोई जानकारी दी गई है तो आप दूसरे के बारे में जानकारी ले सकते हैं, तीसरे के बारे में जानकारी ले सकते हैं। मतलब ये जितने भी टाइप की प्रॉपर्टीज हैं ये एक दूसरे से रिलेटेड है। एक के बारे में नॉलेज मिल गई तो हम दूसरे को एक्सप्लेन कर सकते हैं। सो ये चार तो नाम है पर बड़े आसान है, याद रखिएगा। चार अलग अलग बेशक हैं बट एक दूसरे से रिलेटेड है, इसलिए आसानी से समझ में आ जाता है। अब आपको मैं जो बताने वाला हूं वो ये है कि हम कोलिगेटिव प्रॉपर्टी को कैसे और समझें। मैं आपको एग्जांपल से समझा रहा हूं कि व्हाट इज कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। ये तो मैंने डेफिनेशन और इनके पार्ट्स देखिए। अभी आपको मैंने जो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी बताया उसको अच्छे से समझिए। जैसे आपको हम एक एग्जांपल दे रहे हैं जिससे आपको कोलिगेटिव प्रॉपर्टी को बड़े अच्छे से समझ, बहुत अच्छे से। जैसे हमारे पास एक कंटेनर है, मैंने इस कंटेनर में क्या किया है, 1 kg ऑफ वाटर, ठीक है, 1 kg ऑफ वाटर। मैंने दूसरा कंटेनर लिया, इस कंटेनर में भी मैंने 1 kg ऑफ वाटर लिया। बात को समझते जाइएगा। अब हमने इसमें क्या किया है, 30 ग्राम यूरिया डाला। कितना डाला है, 30 ग्राम यूरिया। और इसमें हमने क्या किया है, 90 ग्राम
ग्लूकोज डाला है। ठीक है, इतनी बात समझ में आई। तो जब ऐसा हुआ तो जो सॉल्यूशन बना उस सॉल्यूशन में का जो आरएल बीपी है, मैं मान लेता हूं कि इसका आरएल बीपी क्या है, x। इस सॉल्यूशन का जो आरएल बीपी है मान लेता हूं क्या है, y। अब मेरा आपसे एक क्वेश्चन है कि आरएल बीपी x इज ग्रेटर देन y होगा या फिर x इज लेस देन y होगा या x इज इक्वल टू y होगा या फिर C एंड D मतलब कैन नॉट डिटरमाइन, थोड़ा बात समझने की कोशिश करें। देखिए बहुत से, अभी मैंने उस डेफिनेशन को क्या बोला, प्रॉपर्टीज ऑफ सॉल्यूशन व्हिच डिपेंड्स नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। यहां बच्चे ये गलती कर जाते हैं। आप सबसे भी मैं अगर पूछूं कि इसमें कौन सा ऑप्शन सही है, कि कौन सा ऑप्शन ऐसा है जिसमें कोलिगेटिव प्रॉपर्टी क्या होगी, ज्यादा होगी, तो आप सभी लोग सोच रहे होंगे यहाँ 90 ग्राम क्या है ग्लूकोज, यहाँ कितना ग्राम है 30 है, क्वांटिटी इसकी ज्यादा नजर आ रही है, तो ये वाला ऑप्शन आपकी निगाह में लग रहा है सही, पर आप गलत। अगर हम ध्यान से देखें तो ये जो आपके पास यूरिया है इसका थोड़ा सा मोल निकालिए तो आप देखिए 30/60 कितना आएगा 1/2 मोल, बात ध्यान देना। और अगर हम यहां पर देखें तो 90 बाई कितना आएगा 180, यहां पर भी मोल कितना आया 1/2 आएगा। अब आपको देखकर आंसर पता चल गया होगा, दोनों में मोल क्या है सेम। अगर हम इस 1 kg ऑफ वाटर का मोल देखें या इसमें 1 kg वाटर का मोल देखें, वो तो बराबर है। तो जब मोल बराबर है तो आप खुद बताइए कि अगर हम सभी लोग इस ऑप्शन को टिक मार रहे थे तो कहीं ना कहीं गलत मार रहे थे, क्योंकि यहाँ पे मोल और यहाँ पे मोल बिल्कुल एक दूसरे के इक्वल है। और मेरा क्या कह रहा है, प्रॉपर्टी ऑफ सॉल्यूशन व्हिच डिपेंड्स अपॉन नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स या नंबर ऑफ मोल। ठीक है, नंबर ऑफ मोल आर इक्वल to each other, so colligative property of this type of solution will be also each other। तो x और y एक दूसरे के क्या होंगे, इक्वल होंगे। ये आपका ऑप्शन होना चाहिए। मेरी बात आपको समझ में आई, इतनी बात समझ में आई आपको? नहीं तो आप बताइए कि जो हमारे पास RLBP होता है क्या वो RLBP XB के इक्वल होता है, सॉलिड के मोल फ्रैक्शन के इक्वल होता है? भाई XB की अगर जानकारी लो तो क्या वो NB/Na प्लस क्या होगा, NB होगा, राइट। और मुझे पता है कि NB आपका क्या है, सेम है, ये B ही है, ये B ही है, ये क्या है सॉल्यूट है, क्योंकि क्वांटिटी कम है तो क्या कहा जाएगा सॉल्यूट। ये सॉल्यूट का मोल है, सॉल्यूट का मोल हाफ यहाँ भी है हाफ यहाँ पर ही, ठीक है। सॉल्वेंट वही यहाँ है, सॉल्वेंट वही यहाँ है, मतलब Na NB NB सब पूरा जो इसके लिए है वो इसके लिए है, तो XB की दोनों की वैल्यू क्या है, सेम है। और जब सेम है तो RLBP भी क्या है, सेम है। सो वी कैन से X इज इक्वल टू Y। आप गलत मत करिए, बात समझ पाए? हाँ, अगर आपसे क्वेश्चन कुछ इस तरह से कहता कि मेरे पास एक कंटेनर और मैं ले रहा हूं, इसमें हमने क्या किया 1 kg ऑफ वाटर रखा और इसमें हमने क्या किया, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। जैसे मैंने आपसे ये कह दिया कि 1 मोल, डायरेक्ट मैं मोल दे देता हूं, यहां पे मैंने या 1/2 मोल NaCl लिया है। जैसे मैंने देखा क्या यहाँ पे हाफ मोल है, हाफ मोल है, मैं डायरेक्ट हाफ मोल दे रहा हूं। हाफ मोल मैंने क्या मिला है, NaCl मिलाया है, तो इसकी जो RLBP आई वो RLBP क्या है, मान लो J, कितना आ रहा है J। तो अब मेरा फिर से क्वेश्चन, इस Z की वैल्यू क्या X Y के जैसे ही होगा या X और Y से ज्यादा होगा या X या Y से कम होगा? आप कैसे बताएंगे इसको, सोच के बताइए। देखिए आपको मैं एक डायरेक्ट बात बता रहा हूं, अगर आप यहां पर ध्यान देंगे तो मैं इसको अच्छे से एक्सप्लेन कर रहा हूं।
अगर आप सभी लोगों को जवाब है कि भाई ये भी हाफ मोल है, ये भी हाफ मोल है, ये भी हाफ मोल है, तो सबकी कोलिगेटिव प्रॉपर्टी क्या होगी? सेम होगी। ध्यान दीजिएगा, यहां पर सेम हुआ, लेकिन यहां सेम नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि NaCl हमारा क्या है? NaCl हमारा एक इलेक्ट्रोलाइटिक मटेरियल है। कैसा मटेरियल है? इलेक्ट्रोलाइटिक मटेरियल। और अगर NaCl को आपने पानी में डाल दिया, 1/2 NaCl अगर पानी में चला गया तो 1/2 Na प्लस मिलेगा और 1/2 क्या मिलेगा? Cl माइनस मिलेगा। जरा आप सोचो, हाफ मोल आपने NaCl मिलाया, हाफ मोल आपने NaCl मिलाया, तो NaCl जब वाटर में गया तो डिसोसिएट हो गया, उनके टुकड़े हो गए। एक हाफ मोल Na प्लस बना, हाफ मोल Cl माइनस बना। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि बताइए, हाफ मोल NaCl जब आपने वाटर में मिला दिया तो क्या नंबर ऑफ पार्टिकल बढ़ गए? और जब नंबर ऑफ मोल्स बढ़ जाएंगे, नंबर ऑफ पार्टिकल्स बढ़ जाएंगे, तो श्योर है यहाँ पे RlBp वो नहीं होगा जो यहाँ पर था। यहाँ का RlBp भी बढ़ जाएगा, क्योंकि RlBp आपका किसके इक्वल होता है? वो आपका इक्वल होता है XB के, और XB के लिए फॉर्मूला क्या था? NB/Na प्लस NB। अब आप देखो NB बढ़ रहा है, तो NB अगर बढ़ेगा तो RlBp भी क्या होगा? बढ़ेगा। तो आप बोल सकते हैं कि Z का रिलेटिव लोअरिंग वेपर प्रेशर सबसे ज्यादा होगा X और Y के कंपेयर में। यानी आप आंसर अगर लिखना चाहते हो तो ऐसा लिख सकते हैं, Z इज ग्रेटर देन X इक्वल Y। ये आपका आंसर आएगा। उम्मीद है आपको समझ में आया। अच्छा, यहाँ पे एक छोटा सा क्वेश्चन होता है कि हम किसी मटेरियल को अगर पानी में डालें या किसी सॉल्वेंट में डालें तो पार्टिकल उतने ही रहेंगे कि उससे बढ़ जाएंगे या उससे कम हो जाएंगे। जैसे कि आपको पता है कि हमने NaCl को पानी में डाला तो NaCl दो टुकड़े, एक दो जैसा काम कर रहा है। जब हमने ग्लूकोज को डाला पानी में तो वो एक ही जैसा है, क्योंकि उसका कोई डिसोसिएशन नहीं हुआ है। हम कैसे जान पाएंगे कि इस मटेरियल को इसमें डालेंगे तो इतने पार्टिकल में ये टूट जाएगा या इतने पार्टिकल जुड़ जाएंगे या इतने ही पार्टिकल रहेंगे? तो इन सब की जानकारी देने के लिए साइंटिस्ट ने एक फैक्टर को बनाया जिसका नाम है वान हाफ फैक्टर। तो आइए हम वान हाफ फैक्टर को अच्छे से समझते हैं ताकि ये चीजें और भी अच्छे से समझ में आए। अब आपको समझ में आ रहा होगा हम किस टॉपिक को स्टडी करने चल रहे हैं। वो टॉपिक मेरे पास है वान हाफ फैक्टर। वो टॉपिक कौन सा है? वान हाफ फैक्टर। अगर आप वान हाफ फैक्टर की बात करेंगे तो आप बोल सकते हैं वान हाफ फैक्टर मतलब क्या है? इट इज रेंज ऑफ पार्टिकल। वन हाफ फैक्टर जो होता है ये पार्टिकल की क्या बताता है? रेंज को बताता है। या आप बोल सकते हैं बाय यूजिंग ऑफ दिस फैक्टर वी कैन अकाउंट नंबर ऑफ पार्टिकल इन सॉल्यूशन। हम सॉल्यूशन में पार्टिकल्स को क्या कर सकते हैं? अकाउंट कर सकते हैं कि कितने हो सकते हैं, क्योंकि जब आप पार्टिकल्स अकाउंट कर लेंगे तब आपको सॉल्यूशन की कोलिगेटिव प्रॉपर्टी अच्छे से समझ में आ जाएगी। बात मेरी समझ में? आप ये भी ध्यान दीजिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इट इज रिप्रेजेंटेड बाय आई। किससे रिप्रेजेंट किया जाता है? आई। और आई के लिए एक फॉर्मूला बनाया गया है, उसे आप अच्छे से ध्यान दीजिएगा। नंबर ऑफ पार्टिकल आफ्टर क्या चीज? डिसोसिएशन
या फिर एसोसिएशन। डिसोसिएशन या एसोसिएशन होने के बाद कितने पार्टिकल हैं, हम उनको डिवाइड करेंगे नंबर ऑफ पार्टिकल कहां, बिफोर डिसोसिएशन या फिर एसोसिएशन। बात मेरी समझ पाए? ये एक प्यारा सा छोटा सा फॉर्मूला है, ध्यान में रखिएगा। दिख बेशक बड़ा रहा है लेकिन वास्तव में बहुत अच्छा है। आप याद रखिएगा, आई जो है इसके लिए ये एक फॉर्मूला है। मैं आपको एक एक एग्जांपल देके अच्छे से समझा दूंगा कि आखिरकार हम आई को कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो आइए अब हम ये देखते हैं कि हम आई को कैसे कैलकुलेट करते हैं। आपको मैं एक बात बता दे रहा हूं, अगर आप थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। मान लो जितना पार्टिकल आपने इनिशियल में लिया, फाइनल उतना ही मिला। सपोज करो अगर मैं इस पॉइंट को इनिशियल बोलता हूं और इसे मैं फाइनल बोलता हूं, तो आई की जो वैल्यू है कहेंगे फाइनल और इनिशियल पर डिपेंड करेगी। यहां पर अगर आप ध्यान दें तो कई केस बन सकते हैं, जिसमें पहला केस ये हो सकता है कि जब फाइनल और इनिशियल एक दूसरे के क्या रहेगा, इक्वल रहेगा, तो आई की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 रहेगी, राइट। दूसरा केस ये बन सकता है कि जब फाइनल आपके पास ज्यादा हो जाए और इनिशियल आपके पास क्या हो जाए, कम हो जाए, तो आई की वैल्यू 1 से क्या होगी, ज्यादा, राइट। तीसरा केस हो सकता है कि जब फाइनल आपके पास कम रहे, इनिशियल क्या हो, ज्यादा रहे, तो आई की वैल्यू क्या हो जाएगी, लेस देन। मैं इन तीनों केस का एक नाम दिया हूं और इस नाम को याद रखिए। ये केस है नाइदर डिसोसिएशन नॉर एसोसिएशन। ये जो केस है नाइदर डिसोसिएशन नॉर एसोसिएशन का केस है। ये केस है ओनली डिसोसिएशन का। एक एक पॉइंट आप याद करते जाइए, लिखते भी जाइए। और ये केस है आपके पास ओनली एसोसिएशन। इन सारी चीजों को हम एक एक एग्जांपल देके अच्छे से समझा रहे हैं और अच्छे से समझिएगा ये सारी बातें हैं क्या। मैं एक एग्जांपल लेता हूं। आज मैं आपको डिसोसिएशन का केस समझा दूंगा कि आखिरकार डिसोसिएशन का केस कैसा होता है। चलिए एसोसिएशन की बातें मैं समझा रहा हूं एक एक एग्जांपल देके, उनको नोट करें। जैसे पहला आपके पास केस क्या है, पहला केस आपके पास है, देखिए केस जो आपके पास 2 है, मैं उसको पहले आपको स्टडी कर रहा हूं और अच्छे से समझा रहा हूं, आप इसको समझिएगा। केस 2 के हिसाब से हमारे पास कौन सा केस था, डिसोसिएशन। डिसोसिएशन के केस का एक एग्जांपल लेके आपको मैं समझा रहा हूं कि कैसे क्वांटम फैक्टर के वैल्यू को निकालेंगे, आई को कैसे कैलकुलेट करेंगे। देखिए मेरे पास जैसे पहला एग्जांपल है, हमारे पास अगर इलेक्ट्रोलाइटिक मटेरियल NaCl है, इसको हमने क्या किया, वाटर में क्या किया, डिसॉल्व किया। ये आपका कुछ पार्ट में ब्रेक हुआ होगा Na+ आयन में और Cl- आयन, राइट, सबको पता है। हम इनकी जब स्टडी करेंगे तो 2 हिस्सों में करेंगे, जैसा कि मैंने अभी आपको फॉर्मूले में बताया था, एक इनिशियल और एक फाइनल। इनिशियल का मतलब क्या है, बिफोर। हम सबसे पहले देखें तो इसके कुछ मोल्स लिए गए थे। मान लीजिए इसके कितने मोल लिए गए थे, A। यहां पर जो बना है वो कितना बना, कुछ भी नहीं बना है, क्योंकि इनिशियली किसी भी टाइप का प्रोडक्ट बनता नहीं है, वो 0 रहता है, राइट। फाइनली क्या मिला आपके पास, Na+ और Cl-। इसको हम आफ्टर भी कह सकते हैं। अब ये देखने वाली है फाइनली Na+ Cl- मिला, तो Na+ कितना मिला या Cl- कितना। तो आपको पता है कितना आयन टूटेगा या डिसोसिएट होगा, ये तो पता चलता है डिग्री ऑफ डिसोसिएशन से। मान लीजिए, और जिसे हम अल्फा से शो करते हैं। अगर आप सोचो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अल्फा से शो किया जा रहा है, एक आयन टूटता है तो क्या बोलोगे, 1 अल्फा। 2 टूटा तो 2 अल्फा। वैसे हमारे पास A मोल लिया गया है, तो A मोल की वजह से क्या होगा, A अल्फा। बिल्कुल वैसे ही जैसे 1 मोल की वजह से 1 अल्फा, 2 मोल की वजह से 2 अल्फा, 3 मोल की वजह से 3 अल्फा। सो A मोल की वजह से A अल्फा,
यहां पर और ए अल्फा यहां। तो यहां पे कितनी कमी आई होगी? ए माइनस कितना? ए अल्फा। ध्यान देना, ए अल्फा NaCl ब्रेक हो रहा है तो ए अल्फा Na प्लस बन रहा है, ए अल्फा Cl माइनस बन रहा है। मैंने क्या आई का फॉर्मूला बनाया कि टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल आफ्टर इज डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल बिफोर। तो आफ्टर देखिए टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल कितने होंगे, सबको जोड़ डालिए, ए माइनस ए अल्फा प्लस ए अल्फा प्लस ए अल्फा, इन सभी को आप क्या करेंगे, जोड़ डालिए, इज डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ए 0 0 ए। इससे ये कैंसिल हो गया, और जब इससे ये कैंसिल हो गया तो i इज इक्वल क्या मिला, a प्लस ए अल्फा, या हम इसे लिख सकते हैं a 1 प्लस अल्फा, ऐसा लिख सकते हैं, कोई दिक्कत तो नहीं है। अच्छा आप ये बताइए, अगर मैं यहां अल्फा की बात करूं, जैसे ये आपके पास थोड़ा सा मिस्टेक हुआ है, मिस्टेक ये हुआ है कि a आपका कॉमन हो जाए। अच्छा सॉल्व कर लेते हैं, a प्लस ए अल्फा इज डिवाइडेड बाय क्या था, a कॉमन होकर कैंसिल हो जाएगा, तो i इज इक्वल क्या मिलेगा, 1 प्लस अल्फा। ये i का रिलेशन मिला, कोई दिक्कत तो नहीं है इसमें, सबको समझ में आया। ऐसे हम किसी का भी एग्जांपल ले सकते हैं, उनको आप बता सकते हैं, समझा सकते हैं कि कैसे हो रहा है। नहीं तो एक और एग्जांपल लेकर देख लेते हैं। मान लीजिए हमारे पास ZnCl2 रहता है, तो ZnCl2 आप जानते हैं ब्रेक होगा किसमें, Zn+2 और 2Cl माइनस में। जब आप एक्वस में इसको डालेंगे तो ऐसा ही टूटेगा। इनिशियल आप देखिए और फाइनल आप देखिए, इनिशियल इसके कितने मोल लिए गए, 1, ये 0 बना, ये 0 बना। फाइनली आप देखिए क्या हो जाएगा, यहाँ पे a अल्फा डिसोसिएट हुआ, यहाँ 2a अल्फा, ध्यान दीजिएगा, और यहाँ a माइनस a अल्फा। इतना आपको समझ में आया। फाइनल वाले को जोड़ लीजिएगा, i की वैल्यू मैं यहाँ निकाल रहा हूँ, फाइनल वाले को जोड़िए, इससे ये कैंसिल हो जाएगा, a प्लस 2a अल्फा बचेगा, a प्लस 2a अल्फा इज डिवाइडेड बाय a कॉमन होके कैंसिल हो गया, तो i का फॉर्मूला क्या आएगा, 1 प्लस 2 अल्फा, इतना मिलेगा। आप सभी लोग ध्यान दीजिए, क्या आपको लग रहा है कि i किस पर डिपेंड कर रहा है, अल्फा पर कर रहा है, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन पे कर रहा है, सबको पता है। इसका मतलब जो वैल्यू है i की, जो पार्टिकल नंबर को अकाउंट करेगा वो डिपेंड करेगा 1 प्लस अल्फा, अल्फा पर डिपेंड करेगा। तो अब यहां से क्या पता चलता है, मिनिमम कितना हो सकता है, मैं अगर आपसे पूछूं मिनिमम पार्टिकल्स कितने हो सकते हैं, तो आप बोल सकते हैं कि अगर अल्फा 0 में रख दूं i कितना हो जाएगा 1, और अल्फा की मैक्सिमम वैल्यू कितनी होती है 1। तो मैं एक एक करके इनको भी समझाता हूं कि हमने जैसे पहले लाइन लिखा था, इट टेल्स अस अबाउट द रेंज ऑफ पार्टिकल्स, एक पार्टिकल्स की रेंज को बताता है किसी सॉल्यूशन में। तो कैसे होता है वो सारी चीजें ध्यान दीजिएगा। जैसे अभी आपने क्या किया है, इनको निकालना सीखा है, और भी मैं एग्जांपल देके इनको निकलवा रहा हूं, थोड़ा सा अच्छे से समझिएगा कैसे हम इनको निकालेंगे। फिर से एक छोटा सा एग्जांपल मैं लेता हूं और इस बार अच्छे से समझिए। जैसे मान लीजिए KCl का, मैं MgCl2 का, AlCl3 का और K4 FeCN6 का, सब का क्वांटम फैक्टर डायरेक्ट निकलवाऊंगा, थोड़ा सा आप समझेंगे। जैसे ये आपके पास पहला क्वेश्चन है, दूसरा क्वेश्चन है, तीसरा क्वेश्चन है, चौथा क्वेश्चन है, फिर लास्ट में एक ऐसा ट्रिक आपको मैं बताऊंगा जिससे आप क्वांटम फैक्टर को डायरेक्ट कैलकुलेट करें। जैसे अगर आप KCl की बात करें तो ये आपका ब्रेक होगा K प्लस में और Cl माइनस, तेजी से करेंगे। इनिशियल और फाइनल का मैटर है, इनिशियल इसके a मोल लिए जाएंगे तो ये 0 रहेगा, ये 0 रहेगा। फाइनली यहाँ पे a माइनस a अल्फा होगा, ये a अल्फा, ये a अल्फा, ठीक है। तो i के लिए क्या हो जाएगा, फाइनल सब जोड़ डालो तो ये इनसे कैंसिल हो जाएगा, तो a प्लस क्या हो जाएगा, a अल्फा बचेगा, इज डिवाइडेड बाय इनिशियल a कॉमन हो गया, कैंसिल हो गया, 1 प्लस क्या हो गया अल्फा, राइट। ये आपको समझ में आया होगा i की वैल्यू कैसे निकली, ठीक है। बिल्कुल उसी तरह से MgCl2 का देख लो, Mg+2 2Cl माइनस। जब हम इनिशियल अगर बात करते हैं तो इनके कितने मोल लिए जाएंगे, a, यहां पर आपके पास 0, ये कितना 0। फाइनली आप देखिए क्या हो जाएगा, यहाँ पे
ए अल्फा डिसोसिएट हो गया होगा, यहाँ 2a अल्फा डिसोसिएट हो गया होगा, यहाँ कितना कमी आई होगी a माइनस ए अल्फा। फाइनल वाले को जोड़िए, a अल्फा कट जाएगा, यहाँ a प्लस क्या हो जाएगा 2a अल्फा, तो i इज इक्वल क्या हो जाएगा a प्लस 2a अल्फा इज डिवाइडेड बाई a से a कैंसिल हो गया, तो 1 प्लस कितना बचा 2 अल्फा बचा। देखिए कितनी जल्दी जल्दी हम i की वैल्यू निकाल रहे हैं, बिल्कुल AlCl3 के मेथड में Al प्लस 3 और 3Cl माइनस, राइट। अब आप जरा ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर जैसे इनिशियल आप देखें तो ये a मोल, यहाँ 0 यहाँ 0। अगर आप फाइनली देखेंगे तो यहाँ a माइनस ए अल्फा, यहाँ पे a अल्फा और यहाँ 3a अल्फा। देखिए यहाँ बच्चों के माइंड में थोड़ा सा अगर डाउट आ रहा है कि यहाँ 3a अल्फा क्यों कह रहे हैं, तो थोड़ा समझो। मैं अगर Cl माइनस को 3 बार लिखता, Cl माइनस Cl माइनस Cl माइनस, तो a अल्फा a अल्फा a अल्फा, तो कई अल्फा हो गया 3 अल्फा ना, इसलिए हम पहले डायरेक्ट लिख दे रहे हैं 3 अल्फा। समझ आया? तो अब आप इनका i निकालिए, क्या हो जाएगा, इनमें देखो a इनसे कैंसिल हो जाएगा, a प्लस कितना हो गया 3a अल्फा इज डिवाइडेड बाय a से कैंसिल हो गया, 1 प्लस कितना हो गया 3 अल्फा। इतनी बात समझ में आ रही? ऐसे K4 FeCN6 को अगर आप देखेंगे तो ये ब्रेक होगा 4k प्लस में और FeCN6 माइनस, ठीक है। अब इनमें देखिए इनिशियल आप देखिए तो कितने मोल लिए गए, a यहाँ 0 ये 0। फाइनली आप देखिए तो क्या मिल जाएगा, यहाँ a में से a अल्फा पार्ट डिसोसिएट होगा, जो a अल्फा पार्ट डिसोसिएट हुआ वो कितने में हुआ 4a अल्फा में और a अल्फा में, तो i की वैल्यू क्या हो जाएगी, ये इनसे कैंसिल हो गया, a प्लस 4a अल्फा इज डिवाइडेड बाय a से ये कैंसिल हो गया, तो 1 प्लस कितना हो जाएगा 4 अल्फा। यानी i की वैल्यू आप देख लीजिए 1 प्लस कितना हो गया 4 अल्फा। उम्मीद है आप सभी को समझ में आया होगा कि हम कैसे वन हाफ फैक्टर को निकालें। इतनी बात सबको समझ में आ गया? जब ये चीज आ गया है तो आपको मैं अब उस टाइम की बात बता रहा हूं जब मैं आपको एक ट्रिक बताऊंगा। ट्रिक ये बताऊंगा, जरा आप देखिए ट्रिक बना रहा हूं, बता रहा हूं। इनके कितने टुकड़े हुए, एक एक 2 टुकड़े। अगर मैं इसको लिखना चाहूं तो क्या मैं लिख सकता हूं 1 प्लस 2 माइनस 1 अल्फा, ध्यान देना, लिख सकता हूं। इनके कितने टुकड़े हुए, 1 और 2, टोटल 3 टुकड़े। फाइनली ये जो फॉर्मूला मिला है इसको मैं लिख सकता हूं 1 प्लस 3 माइनस 1 अल्फा। समझ आ रहा है आपको? इसमें देखिए इसके कितने टुकड़े हुए, 1 3 कितना हुआ 4। इनको मैं लिख सकता हूं 1 प्लस 4 माइनस 1 अल्फा। कोई दिक्कत? ऐसे ही यहां देखो कितने टुकड़े हुए, 5 टुकड़े हुए, क्या लिख सकता हूं 5 माइनस 1। कोई डाउट? क्या आपको डिसोसिएशन का एक फॉर्मूला नजर आ रहा है कि I इज इक्वल 1 प्लस n माइनस 1 अल्फा। यहां पे जो n है वो नंबर ऑफ पार्टिकल जो डिसोसिएट हुआ है, ये n इज इक्वल क्या है, नंबर ऑफ पार्टिकल। नंबर ऑफ क्या चीज है, देखिए पार्टिकल जो डिसोसिएट हुआ है। मैं यहाँ डिसोसिएटेड पार्टिकल लिख देता हूँ, नंबर ऑफ डिसोसिएटेड पार्टिकल। उम्मीद है आप सभी लोगों को ये पूरी चीज समझ में आई होगी। ये ट्रिक है और आप ध्यान दीजिएगा, आप ये ट्रिक अपनाइएगा जिससे आप वन हाफ फैक्टर को बड़े आसानी से करेंगे। कोई दिक्कत तो नहीं है? आपको मैं एक छोटा सा क्वेश्चन बता रहा हूँ। न्यूमेरिकल में क्या होता है, कभी कभी आपको अल्फा की वैल्यू दी रही है, जैसे अल्फा की वैल्यू है वो दी रही है। अगर आपको अल्फा की वैल्यू दी गई है तो आप आई निकाल सकते हैं, या आई की वैल्यू दी गई है तो आप अल्फा निकाल सकते हैं। सो ये फॉर्मूला बड़ा ही क्या है, इंपॉर्टेंट है। मेरी बात आपको समझ में आ रहा है? आया समझ में? अच्छा एक चीज और थोड़ा सा गौर करिए, क्या आपको ये चीज पता चल रहा है जो मैंने एक बात बोला था। चलिए मैं एक ही एग्जांपल देके समझा रहा हूं, केवल इसको, और आप बाकी सबके लिए कर लीजिएगा। जैसे आपके पास मैंने यहाँ पर इसका वन हाफ फैक्टर निकाला, तो वन हाफ फैक्टर कितना मिला, 1 प्लस अल्फा। आई इज इक्वल कितना मिला है, 1 प्लस अल्फा, राइट? कोई डाउट नहीं? अब जरा सोचो, जो हमारे पास अल्फा है जिसे हम डिग्री ऑफ क्या कहते हैं, डिसोसिएशन कहते हैं। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन जो अल्फा होती है इसकी 2 वैल्यू होती है, एक इसकी मिनिमम वैल्यू आप सोचना और एक इसकी मैक्सिमम वैल्यू सोचना।
मिनिमम वैल्यू 0 होगी, मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी 1 होगी। आप दोनों केस में सोच के रख लीजिए। अगर हम मिनिमम वैल्यू सोचते हैं, अगर हम मिनिमम वैल्यू सोचते हैं अल्फा, अल्फा अगर मिनिमम वैल्यू रहती है तो अल्फा की मिनिमम वैल्यू क्या होगी 0, तो यहां i इज इक्वल क्या हो जाएगा 1, ठीक है। और अगर हम मैक्सिमम वैल्यू के बारे में सोचते हैं तो अल्फा कितना हो जाएगा 1, और यहां i इज इक्वल क्या हो जाएगा 1 प्लस 1, ये i इज इक्वल कितना आ जाएगा 2। तो क्या मैं कह सकता हूं i की वैल्यू मिनिमम 1 हो सकती है, मैक्सिमम 2 हो सकती है, और इनके बीच में भी हो सकती है। तो i की वैल्यू 1 के इक्वल या 1 से ज्यादा, 2 के इक्वल या 2 से कम, ये एक रेंज बनेगा 1 का फैक्टर i की वैल्यू इस टाइप के इलेक्ट्रोलाइटिक मटेरियल की, ठीक है। तो इसके आगे मैं केस नंबर 3 बताऊंगा जिसमें आपको मैं एसोसिएशन का एग्जांपल, ठीक है। केस नंबर 3 जो एग्जांपल मैं ले रहा हूं किसका, एसोसिएशन। देखिए एसोसिएशन के एग्जांपल मैंने क्या बोला था, इसमें i की वैल्यू क्या होगी 1 से कम। डिसोसिएशन में आपने देखा होगा i की वैल्यू 1 से क्या हो रही थी ज्यादा, एसोसिएशन में i की वैल्यू 1 से क्या होगी कम। और एसोसिएशन का सबसे बेहतर एग्जांपल है, आप सभी लोग इसे जानते भी होंगे, पॉलीमराइजेशन। और सबसे बेहतर ढंग से आपको मैं बता रहा हूं, एसोसिएशन में जो प्रॉब्लम दिया रहेगा, प्रॉब्लम का नाम खुद बता देगा कि वो क्या है। जैसे आपसे ये कह सकता है डाइमराइजेशन, आपसे ये कह सकता है ट्राइमराइजेशन का केस है, आपसे ये कह सकता है टेट्रामराइजेशन का केस है। मतलब वो केस का जो नाम होगा ना, वो नाम खुद ही बताएगा कि वहां पे कितने पार्टिकल्स आपस में मिल गए। एसोसिएशन का मतलब होता है कि बहुत सारे पार्टिकल्स आपस में जुड़ जाएं। यहां जैसे पॉलीमराइजेशन मतलब क्या है, एक एग्जांपल इसका बहुत सारे पार्टिकल का आपस में जुड़ना, एक होना। डाइमराइजेशन मतलब क्या है, दो चीजों का जुड़ना आपस में एक होना। ट्राइमराइजेशन मतलब तीन चीजों का जुड़ना एक होना। ऐसे टेट्रा में चार चीजों का जुड़ना एक होना। मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं, सबसे पहले एक ही एग्जांपल को आप समझिएगा, किसी को ध्यान में रखिएगा। मैं एग्जांपल ले रहा हूं डाइमराइजेशन। डाइमराइजेशन मतलब क्या है, दो चीजों का जुड़ना और एक हो जाना। जैसे ये एग्जांपल एक टाइप का क्या है, डाइमराइजेशन। यहां 2 मोल A है, 1 मोल A2 बनता है। बात समझ पाए आप? 2 मोल A है, यहाँ 1 मोल क्या बनता है, A2 बनता है। यहाँ पे एक सीखने वाली बात है कि यहाँ पर आप सभी लोग जब इनिशियल की बात करेंगे तो कहेंगे इनके कितने मोल लिए गए, 1। यहाँ कितना बना होगा, 0। फाइनल अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, यहाँ कितना बनेगा, यहाँ आप बोलेंगे 1/2 A अल्फा बनेगा। अब ये सबसे बड़ा क्वेश्चन है, ये 2 कहां से आया? याद रखिए, जो रहेगा सामने स्टैचोमेट्रिक कोएफिशिएंट वो इस साइड अपान में चला जाएगा। जैसे 2 है तो 1 बाई क्या हो गया, 2 हो गया। बात समझ पाए? याद रखिएगा, प्रोडक्ट के लिए हमेशा जो भी स्टैचोमेट्रिक कोएफिशिएंट बनाएंगे वो तब बनाएंगे जब आप ये सोच लेंगे कि हमारा रिएक्टेंट 1 मोल था। जरा सोचो, ये 2 मोल है तो 1 बन रहा है, 1 मोल होता तो कितना बनता, 1/2। तो 1/2 A अल्फा तो लिखना पड़ता ना। तो यहाँ पर हम क्या बोलेंगे बताइए, कितना डिसोसिएट हो गया, A माइनस कितना लिखेंगे यहाँ पे, A अल्फा पार्ट। बात मेरी समझ आई आपको? अब आपको लग रहा होगा यहाँ 1/2 A अल्फा कह दिए, लेकिन यहाँ तो A अल्फा कहे, मैं बता रहा हूँ। यहाँ 1 है, मानते हैं, तो 1 का आधा कितना होगा, 1/2। यहाँ कितना है, 2 है, 2 का आधा कितना होगा, 1। बात हुई, दोनों साइड हाफ किया गया।
अब आप इनमें टोटल जोड़ते हैं, जब जोड़ेंगे तो आप बताइए क्या यहाँ माइनस हाफ अल्फा बचेगा, तो आई इज इक्वल क्या हो जाएगा, ए माइनस हाफ अल्फा, ए अल्फा इज डिवाइडेड बाई ए कॉमन होकर कैंसिल हो जाएगा, तो आई की वैल्यू क्या हो जाएगी 1 माइनस 1/2 अल्फा। आई की वैल्यू कुछ इस तरह से आई। मेरी बात समझ पाए, कैसे निकालें ये चीज आपको समझ में आ गया, कोई दिक्कत तो नहीं है। आप रिएक्टेंट के साइड हमेशा ए अल्फा लेंगे, याद रखिएगा रिएक्टेंट के साइड हमेशा क्या लेंगे, ए अल्फा। तो 1 माइनस कितना मिला 1/2 ए 1/2 अल्फा, कोई दिक्कत तो नहीं है। अच्छा एक चीज और आप थोड़ा सा गेस करिए और समझने की कोशिश करिए कि क्या मैं यहाँ पर भी कोई फॉर्मूला बना सकता हूँ, क्या मैं यहाँ पर भी कोई फॉर्मूला बना सकता हूँ, थोड़ा सा सोचो। क्या मैं अगर i इज इक्वल 1 प्लस 1/n माइनस 1 कर दूं अल्फा, देख लेते हैं एक बार n कितना है, n आपका प्रोसेस ही बता देगा, डायमराइजेशन है तो कितना 2, कितनी चीजें मिल रही हैं, 2 चीजें मिल रही है ना। यहाँ पे i इज इक्वल क्या हो जाएगा 1 प्लस 1/2 माइनस 1 अल्फा। देखिए ये तो मैंने गेस किया, एकदम राइट फॉर्मूला मिला, ये आपके पास एक ट्रिक हो गया, आप इस ट्रिक को याद रखिए, ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट आएगा किसी भी एसोसिएशन के लिए। वन हाफ फैक्टर की वैल्यू निकालने के लिए i इज इक्वल 1 प्लस 1/n माइनस 1 अल्फा। आप ऐसे समझ लो कि वहां पे n माइनस 1 अल्फा था, डिसोसिएशन में जब टूटता था, जब जुड़ेगा तो n की जगह क्या हो जाएगा 1/n हो जाएगा। अब आप इनको सॉल्व करिए तो वही तो मिलता, i इज इक्वल क्या मिल जाता 1 माइनस 1/2 अल्फा, राइट। इतनी बात समझ में। चलो एक और एग्जांपल लेके देख लेते हैं, ये तो डाइमराइजेशन का था, बिल्कुल वैसे ही हम किसका एग्जांपल ले लेते हैं, ट्राइमराइजेशन का। ट्राइमराइजेशन में एग्जांपल जो आप देखेंगे, तो ट्राइमराइजेशन के लिए जैसे 3a से क्या बना है a3 बना है, ठीक है। अब यहाँ पे बताइए इनिशियल अगर देखें तो इनके कितने मोल लिए जाएंगे, a, यहाँ पे क्या बनेगा 0, फाइनल आप देखें तो यहाँ a माइनस ए अल्फा कम होगा, इनिशियल आप याद रखिएगा रिएक्टेंट साइड हमेशा ए अल्फा, यहाँ कितना पार्ट डिसोसिएट होगा 1/3 ए अल्फा पार्ट, सॉरी डिसोसिएट नहीं एसोसिएट, सॉरी ये 1/3 ए अल्फा। इतनी बात समझ में। अब आप i इज इक्वल देखिए इन सबको जोड़ डालिए, जोड़िए, पहले जोड़ेंगे तो आप बताइए यहाँ a अल्फा में से 1/3 वाले को माइनस करेंगे तो करेंगे कहीं यहाँ 2/3 a अल्फा बचा रहेगा, इस डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा a से a कैंसिल हो गया तो यहाँ क्या मिल जाएगा 1 माइनस 2/3 और ये आपके पास अल्फा आ जाएगा। इतनी बात समझ में। अब इनके लिए भी आप देखिए क्या है फॉर्मूला, वो वाला जो अपनाते एकदम सही रहता, i इज इक्वल 1 प्लस 1/n माइनस 1 अल्फा के अकॉर्डिंग 1 प्लस 1/3 माइनस 1 अल्फा। 3 इधर गया तो क्या आपके पास वही मिला 1 माइनस 2/3 अल्फा। तो इस तरह से आप देखिए हमने डिसोसिएशन का केस देखा कैसे हम आई को निकालते हैं, एसोसिएशन का केस देखा कैसे आई को निकालते हैं। तो जो फाइनली हमारे पास रिजल्ट आ रहा है वो रिजल्ट आ रहा है ये कि जब आप डिसोसिएशन की बात करते हैं या एसोसिएशन की बात करते हैं तो क्या करना है। जब आप डिसोसिएशन की बात किए तो पहली बात नंबर ऑफ पार्टिकल बढ़ गए, नंबर ऑफ पार्टिकल क्या हो गया बढ़ गए, और इसके लिए वन हाफ फैक्टर की आई की जो वैल्यू होती है उसका एक ट्रिक जो मिला n-1 अल्फा के लिए, ठीक है। अगर आप बात एसोसिएशन की करते हैं तो एसोसिएशन के केस में याद रखिएगा, एसोसिएशन के केस में नंबर ऑफ पार्टिकल पहली बात कम होते हैं, डिक्रीज हो जाते हैं क्योंकि कई चीजें जुड़ जाती हैं। यहां पे आई जो होता है 1 प्लस 1/n-1 अल्फा होता है, ध्यान दीजिएगा। ये आपके पास केस नंबर 2 था, ये केस नंबर 3 था, और केस नंबर 1 जरा देखिए जिसमें ना तो डिसोसिएशन हुआ ना तो एसोसिएशन हुआ, वहां आई की वैल्यू क्या थी 1 थी। बात समझता है। अब आपको मैं
जो थोड़ी देर पहले एक बात बताया कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, ये जो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी होती है ये हमारी दो पार्ट में डिवाइड की गई जब आई की वैल्यू देखा। अगर आई की वैल्यू 1 होती है तो हम ऐसी कोलिगेटिव प्रॉपर्टी को हम कहते हैं नॉर्मल कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, और अगर आई की वैल्यू 1 नहीं होती है हम इसे कहते हैं एबनॉर्मल कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। ठीक है, तो आपको मैं बता दे रहा हूं अकॉर्डिंग टू वैल्यू ऑफ आई वी कैन क्लासिफाई कोलिगेटिव प्रॉपर्टी इनटू टू कैटेगरी। फर्स्ट इज नॉर्मल कोलिगेटिव प्रॉपर्टी एंड अनदर सेकंड इज एबनॉर्मल कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। आप याद रखिएगा, एक फॉर्मूले की हेल्प से मैंने इन सबको निकालना सीखा। मैं आपको एक और फॉर्मूला दे रहा हूं, आपसे कभी कभी न्यूमेरिकल में आ जाता है। आई का एक फॉर्मूला होता है एबनॉर्मल कोलिगेटिव प्रॉपर्टी इज डिवाइडेड बाय नॉर्मल कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। बात मेरी समझ पाया? ये आई का फॉर्मूला। अभी मैंने स्टार्टिंग में बताया था कि कोलिगेटिव प्रॉपर्टी मोलर मास के क्या है, अपोजिट इनवर्सली है। बिल्कुल वैसे एक फॉर्मूला और बना सकते हैं, क्या? नॉर्मल मोलर मास इज डिवाइडेड बाय एबनॉर्मल मोलर मास। मेरे कहने का मतलब ये है कि आई का जो फॉर्मूला है हम इस तरह से बना सकते हैं। तो आज के इस वीडियो में आप सभी लोगों को मैंने शुरुआत किया था कोलिगेटिव प्रॉपर्टी से, अंत भी किया आई की वैल्यू से। ये वीडियो बड़ा ही इंपॉर्टेंट है आप सबके लिए। आपको अच्छे से समझ में आया होगा कि हम कैसे वन हाफ फैक्टर को निकालते हैं। आपके बोर्ड पेपर में आई की वैल्यू निकालने के लिए क्वेश्चन आता है। थैंक यू।